गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपको जोहार, नमस्कार। आज जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 झारखंड का इतिहास टॉपिक 7 पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने कुल 6 टॉपिक्स देखे हैं और इन 6 टॉपिक्स में कुल 8 प्रश्न आएंगे, 2-2 मार्क्स के 16 प्रश्न। ठीक है, कुल 7 टॉपिक्स है, 6 हमने देख लिया है। आज हम लोग 7वां टॉपिक देखेंगे और इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, यानी कि 4 नंबर। तो हमने जिस सेक्शन को अभी देख रहे हैं विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, इसमें कुल 16 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो विभिन्न जनजातियों की शासन व्यवस्थाओं के क्रम में आज जो 7वां टॉपिक है हमारा, वो है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। अभी तक हमने प्रमुख जनजातियों के शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और जो मुख्य शासन व्यवस्थाएं हैं, चाहे मुंडा मानकी हो, ढोकलो सोहर हो, पढ़ा पंचायत हो, नागवंशियों की शासन व्यवस्था, मुंडाओं की शासन व्यवस्था, ये जो मुख्य जनजातियां हैं, इनकी शासन व्यवस्थाओं को देखने के उपरांत हम आएंगे अपने अंतिम टॉपिक पर इस सेक्शन के, जातीय पंचायत। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि झारखंड में विभिन्न जनजातियों के अलावा भी कई अन्य जातियां भी निवास करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम सदान की बात करें तो सदान जो समूह है, यह मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानता है। तो सदान वैसे गैर जनजातीय लोग जो यहाँ के मूलवासी हैं, वैसे भी लोग हैं। और उन प्रमुख जनजातियों के अलावा जिनका हमने अभी अध्ययन किया है, मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, उरांव, इनकी शासन व्यवस्था के अलावा भी जो विभिन्न जनजातियां हैं झारखंड में, कुल 33 जनजातियां हैं। जैसे आपको पता है 32 जनजातियां पूर्व में थी और अभी हाल में एक और जनजाति झारखंड से नोटिफाई हुआ है जिसका नाम है पुराण। तो अभी हमारे यहाँ जनजातियों की संख्या है 33 ST। तो इस टॉपिक में हम गैर जनजातियों के साथ साथ अन्य जो जनजातियां हैं उनके जातीय पंचायतों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि एक लेक्चर में ख़त्म ना हो, तो आगे भी आपको इस पर कंटिन्यू मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि 2 लेक्चर में इस टॉपिक को ख़त्म करने का। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जातीय पंचायत बेसिकली जो होता है, विभिन्न जातियों और गैर जनजातियों में भी ये पाया जाता है। जैसे तेली, साहू, है ना। जनजातियों के अलावा झारखंड में वास करने वाले तेली, साहू, कुर्मी, महतो, मलिक, अंसारी, ऐसे समुदाय के लोग भी रहते हैं। इन जातियों के लोग भी रहते हैं। तो इनकी भी अपनी जातीय पंचायत है। इनकी भी अपनी जातीय पंचायत है और बेसिकली इनकी जो जातीय पंचायत होती है, ये लोक अदालत के रूप में अपना कार्य करती है। तो इन लोक अदालतों में जातीय पंचायत बेसिकली लोक अदालत के रूप में काम करती है। तो इनमें जैसे कुर्मी पंचायत आपने सुना होगा, कुर्मी जाति का एक पंचायत है। उसके बाद तेली, साहू पंचायत, फिर हम देखेंगे मलिक पंचायत, उसके बाद मोमिन कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा।
तो जनजातीय शासन व्यवस्था के अलावा भी झारखंड में जो गैर जनजातीय लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, उनकी भी अपनी जातीय पंचायत होती है और वो लोक अदालतों के माध्यम से जो इस रूप में होते हैं, कुर्मी पंचायत, तेली साहू पंचायत, मलिक पंचायत, मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये एक उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूँ और अपनी समस्याओं का समाधान वो करते हैं। बेसिकली ये एक अद्भुत शासन व्यवस्था का परिचायक है, क्योंकि जनजातीय समुदाय और गैर जनजातीय समुदाय एक साथ रहते हैं और अगल बगल के गांव में, एक ही गांव में जो विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, और अगर दो संप्रदायों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वहाँ जातीय पंचायतों की भूमिका बढ़ जाती है। तो जातीय पंचायत बेसिकली प्रशासनिक से ज़्यादा एक सामाजिक संस्था के रूप में आप इसको मान सकते हैं। तो इनकी भूमिका तब बढ़ जाती है जब जनजातीय समाज और गैर जनजातीय समाज के बीच, जो एक ही गांव में या अगल बगल के गांव में रहते हैं, अगर उनमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामले जातीय पंचायत में आते हैं और दोनों के जो स्वशासन व्यवस्था है वो मिलकर इस हल पर पहुंचते हैं कि जो दोषी संप्रदाय होता है तो उसके नियमों के अधीन उसको सजा मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे दो जनजातीय समाज है, मान लीजिए मुंडा उरांव, मुंडा उरांव, उसी प्रकार अगर संथाल हो, ये अलग अलग संप्रदाय है, या भी कोई और अंतरजातीय विवाद उत्पन्न होता है, अर्थात ये विवाद दो जनजातीय समाजों के बीच उत्पन्न होता है, तो इसका निपटारा जातीय पंचायत करती है। ठीक है, जातीय पंचायत। और जो भी पक्ष दोषी पाया जाता है उस पक्ष के रीति रिवाजों और नियमों के अधीन उसे सजा सुनाई जाती है। तो अंतरजातीय पंचायतों का नाम कभी कभी आप देखेंगे जैसे अंतरजातीय जो विवाद हो रहे हैं, इनका समाधान अंतरजातीय पंचायतों से हो रहा है, जहां दोनों समुदाय के लोग बैठ रहे हैं। इनको कभी कभी आप देखिएगा बाला पंचायत या 84 पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। 84 मतलब 84। तो ये परीक्षा के लिए भी उपयोगी है कि अंतरजातीय पंचायत, जहाँ पर दो समुदायों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वैसे अंतरजातीय पंचायतों को बाला पंचायत या 84 पंचायत की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये रही जातीय पंचायत की बात, जो कि दो या दो से अधिक जाति या दो या दो से अधिक गैर जनजातियों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में अंतरजातीय विवाद सुलझाए जाते हैं। बाला पंचायत, 84 पंचायत, जो कि अंतरजातीय पंचायत का ही एक नाम है, के माध्यम से, और इसमें दोषी व्यक्ति को उस समाज के नियमों के अधीन उसको निपटारा किया जाता है। और जो गैर जनजाति लोग हैं, तेली, साहू, कुर्मी, महतो, इनकी भी अपनी जातीय पंचायत होती है, जो बेसिकली लोक अदालत के रूप में काम करती है। अर्थात लोक अदालत अर्थात वैसा मंच जहां पर दोनों पक्ष आपसी समझौता करते हैं और ये सर्वमान्य होता है। तो ऐसे पंचायत के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है: कुर्मी पंचायत, तेली साहू पंचायत, मलिक पंचायत एवं मोमिन कॉन्फ्रेंस। ये जस्ट उदाहरण है। ठीक है, आगे इसी जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अधीन हम लोग जो शेष जनजातियां बच गई हैं, हमने मुंडा का देखा, संताल का देखा, उरांव, नागवंशी, खड़िया समाज, हो समाज। अब हम जो शेष जनजातियां झारखंड की हैं, उनमें भी
जातीय पंचायत की व्यवस्था कायम है और हम जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होंगे उन जनजातियों की जातीय पंचायत व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्रमवार देखेंगे। चूंकि झारखंड में कुल 33 जनजातियां हैं तो संभव है कि इस लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, तो एक और मैं वीडियो बना दूंगा और उस पर हम लोग बाकी को देखेंगे। अभी हम फिलहाल कुछ जो मुख्य जनजातियां हैं उन पर बात करते हैं कि उनमें जातीय पंचायत किस तरह से काम करती है। जैसे आपने लोहार सुना होगा, लोहार या लोहरा। इस जनजाति में जाति पंचायत है। हालांकि जो पूर्व में हमने जितनी जनजातियों को देखा, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल, उरांव, वैसी संगठित शासन व्यवस्था आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर आपको जाति पंचायत देखने को मिलेगा। और दो या दो से अधिक गांवों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंतर ग्रामीण परिषद के माध्यम से, अंतर ग्रामीण परिषद के द्वारा मामलों को निपटाया जाता था। अब हम लोग देखेंगे भूमिज जनजाति। इसमें भी जातीय पंचायत है और इसका मुखिया प्रधान कहलाता है। आगे देखते हैं, महली समाज में भी गांव के स्तर पर पंचायत है। फिर माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये दो जनजातियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो माल पहाड़िया जो जनजाति है इसमें ग्राम पंचायत होता है और ग्राम पंचायत के मुखिया को मांझी कहा जाता है। यह याद रखने वाली बात है। और मांझी का सहायक गोड़ाइत, मांझी का सहायक गोड़ाइत और दीवान, इसको याद रखने की आवश्यकता है। फिर दो से ज्यादा गांव के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है माल पहाड़िया समाज में, तो यहां अंतर ग्रामीण पंचायत काम करती है। और अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सरदार बोला जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये टॉपिक। माल पहाड़िया जनजाति, ग्राम पंचायत का मुखिया माझी, सहायक गोड़ाइत तथा दीवान। दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवाद में अंतर ग्रामीण पंचायत, और उसका जो मुखिया होता था वो सरदार कहलाता था। तो ये सरदार और ये माझी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे सौरिया पहाड़िया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि माल पहाड़िया समुदाय में बिटलाहा, हमने अपने इससे पहले वीडियो में देखा कि बिटलाहा एक कठोर दंड हुआ करता था जनजातीय समाज में, तो ये सबसे बड़ा दंड दिया जाता था और इससे गांव या जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो दंड के रूप में बिटलाहा की प्रथा भी थी। बिटलाहा के बारे में आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से बताया गया है। अब हम सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे।
सौरिया पहाड़िया जनजाति। जैसे कि पहाड़िया जनजाति को दो भागों में बांटा गया है, दो तरह के पहाड़िया होते हैं, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। संथाल क्षेत्र में इनकी बहुलता है। तो हम लोग देखते हैं सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया, इसमें भी ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। इसका मुखिया माझी, माझी प्रशासन के साथ साथ धार्मिक मामलों को भी देखता था। इसमें भी सहायक गोड़ाइत। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब ध्यान दीजिएगा। सौरिया पहाड़िया में 15 से 20 गांवों पर एक नायक हुआ करता था। नायक का पद वहां था और 78 से 80 गांव पर एक सरदार हुआ करता था। ठीक है, ये एक विशेषता है सौरिया पहाड़िया की पंचायत या जातीय पंचायत व्यवस्था में। ग्राम पंचायत तो होता ही था जो माझी के अधीन होता था, लेकिन 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता था माझी के ऊपर, और नायक के ऊपर एक सरदार होता था जो कि 78 से 80 गांवों पर होता था। तो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, इन दोनों जनजातियों की जातीय पंचायत व्यवस्था को आप याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये इंपॉर्टेंट है। माझी, नायक, सरदार। ठीक है, 15 से 20 गांवों पर नायक और 78 से 80 गांवों पर सरदार। इसके बाद हम लोग आते हैं करमाली। करमाली जनजाति, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी पद, इनकी जातीय पंचायत व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते थे, अर्थात चुनाव का कोई प्रोविजन नहीं था, वंश के आधार पर यह क्रमगत चला जाता था। उसके बाद करमाली के जो गांव होते थे, करमाली समुदाय के, यहाँ की जो जातीय पंचायत होती थी, इसका प्रधान होता था मालिक। ये भी नोट कीजिएगा, जो नया टर्म आ रहा है। ठीक है, देखिए परीक्षा में जो सिमिलर चीजें हैं उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई हट के कोई नया पद आ रहा है, जैसे देखिए मालिक। ठीक है, आप देखिएगा जो बेसिकली माझी, मुंडा ये तो रहता ही है, लेकिन एक नया टर्म हम लोग को मिला मालिक। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस जनजातीय समाज में जातीय पंचायत का जो प्रधान होता था ग्रामीण स्तर पर, उसे क्या बोला जाता था? मालिक बोला जाता था। किसमें? करमाली में। तो करमाली में जातीय पंचायत का प्रधान मालिक, जो कि मालिक जो है गांव के तमाम मसलों को देखता था, चाहे विवाह हो, गोत्र से जुड़ा काम हो, यौन अपराध हो, ये सारे मामलों को मालिक देखता था। उसके बाद गांव के ऊपर परगना का था व्यवस्था। गांव से ऊपर जो प्रशासनिक इकाई थी वो परगना थी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि
परगना स्तर पर जो पंचायत होता था उसको सतगवैया पंचायत कहा जाता था। तो ये आपके लिए परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहा है कि किस जनजातीय समाज में परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत की व्यवस्था थी। तो आपको याद रखना है करमाली। करमाली में ग्राम पंचायत का प्रधान मालिक और परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत होती थी। इसको आपको याद रखना है। और ये सतगवैया ये अंतर ग्रामीण, ठीक है, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती थी। एक से अधिक गांवों पर जो विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत में होती थी। उसके बाद परीक्षा के लिए एक और इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मिलेगा इसमें, बाईसी। ठीक है, इसीलिए ये करमाली जनजाति आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और फिर इधर हम अब देखते हैं करमाली, क्योंकि इसमें हम लोग नए नए टर्म्स देख रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं, नए नए पदों के बारे में जान रहे हैं। तो बेसिकली प्रश्न उसी से क्षेत्र से आते हैं। तो ये बाईसी क्या था? ये परगना से ऊपर था। जैसे गांव से ऊपर परगना और परगना से ऊपर एक प्रशासनिक इकाई थी बाईसी। देखिए, नाम गांव की संख्या के आधार पर निर्धारित हो रहे हैं। आप ये जो सतगवैया देख रहे हैं इसी से लग रहा है कि 7 गांव, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि 7 गांव पर ही हो। एक से अधिक गांव की समस्याएं परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत में हल किए जाते थे। उसी तरह बाईसी, तो इसमें 22 है ना, 22 से आया बाईसी। तो इसमें 20 से 22 गांव की एक पंचायत थी। तो हम देख रहे हैं पंचायत 3 स्तर पर है। करमाली समुदाय में एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसका प्रधान मालिक, परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत, और फिर ये अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करती थी, और फिर यहाँ बाईसी, 20 से 22 गांव की पंचायत। और इन बैठकों की सूचना, जो पंचायतों की जो बैठकें होती थी, इसकी सूचना प्रसारण का काम होता था गोड़ाइत का। गोड़ाइत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जनजातीय शासन व्यवस्था में। एक चीज याद रखिएगा, अगर गोड़ाइत कोई टर्म आता है गोड़ाइत के बारे में, चाहे वो किसी भी जातीय पंचायत या जनजातीय स्वशासन व्यवस्था की हो, तो गोड़ाइत बेसिकली संदेशवाहक का ही काम करता था। चाहे राजा तक सूचना पहुंचाना हो या प्रजा तक सूचना पहुंचाना हो, आम लोगों तक सूचना पहुंचाना का काम हो। तो करमाली इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जातीय पंचायत स्वशासन व्यवस्था में 2 प्रश्न आएंगे। मैंने पहले ही कहा है, अभी तक जितने टॉपिक्स हमने देखे सबसे एक एक प्रश्न आएगा 2 मार्क्स का, लेकिन इससे आपको 2 प्रश्न आएंगे 2-2 मार्क्स के, इसलिए 4 नंबर। तो इसलिए हम लोग एक एक जनजाति के बारे में थोड़ा सा जो मुख्य है परीक्षा के लिए उपयोगी है उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो करमाली को आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बाकी नोट्स जरूर मिलेगा, नोट्स तैयार हो रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपकी परीक्षा में भी अभी बहुत समय है। तो हमने स्टार्ट कर दिया, ये क्रम जारी रहेगा आपके प्रीलिम्स होने तक, और प्रीलिम्स से पहले आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा अच्छा खासा, और वैसे ही प्रश्न रहेंगे प्रैक्टिस सेट में जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। बस आप हमें फॉलो कीजिए, हम इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो ठीक है, हमसे आप जुड़े रहिएगा। हम एक अगले टॉपिक पे आते हैं। करमाली हमने देख लिया, बाईसी, सतगवैया, मालिक, इसमें बहुत से टर्म्स हमें मिले जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अब हम देखेंगे परहिया जनजाति, पहाड़िया नहीं, परहिया।
इसमें जो है गांव पंचायत जो होती थी या ग्राम पंचायत जो होती थी, इसका जो मुखिया होता था वो महतो होता था। ठीक है। उसके बाद इसका सहायक एक होता था, मुखिया का सहायक। ये एक इंपॉर्टेंट है। मुखिया का सहायक को बोलते थे कहतो या खतो। देखिए एक नया टर्म मिला हम लोग को, परीक्षा के लिए यह भी उपयोगी हो जाता है कि परहिया किस समुदाय में, किस जनजातीय समाज में ग्राम पंचायत के सहायक के रूप में कहतो या खतो का पद था। आपका उत्तर होगा परहिया। और ये महतो जो है अपने निर्णय जो देते थे किसी भी विवाद पर, ये प्रथागत नियम, जो परंपरागत नियम उस समाज में चले आ रहे हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर ही अपना निर्णय देते थे महतो। और इस काम में उनकी सहायता कहतो या खतो करते थे। उसके बाद प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत की व्यवस्था थी। यहां प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत हुआ करती थी। और इसका नाम क्या था इस जाति पंचायत का, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। भैयारी, या इसको जो है जाति गोठ के नाम से भी जाना जाता था। एक फिर नया टर्म हम लोग को मिला जो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है कि परहिया समाज में प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती थी और इसके मुखिया कौन होते थे, भैयारी या जाति गोठ। सॉरी, इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। परहिया समाज में, मैं सुधार के बोलता हूं, परहिया समाज में हर गांव में एक जाति पंचायत होती थी और उसको बोला जाता था भैयारी या जाति गोठ। ये जाति पंचायत का ही नाम था, ये किसी व्यक्ति या किसी पद का नाम नहीं था। ठीक है, तो जाति पंचायत को भैयारी या जाति गोठ बोलते थे। तो ये भी परीक्षा के लिए आपका उपयोगी है। उसके बाद इसी परहिया समाज में 8 से 10 गांवों पर, ठीक है, इसी परहिया समाज में 8 से 10 गांवों पर कारा भैयारी नामक पंचायत होती थी। और परहिया में जो धार्मिक प्रधान होता था वो बैगा होता था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, परहिया समाज में प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती थी और इस जाति पंचायत को भैयारी या जाति गोठ कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए कि किस जनजातीय समाज में जातीय पंचायत को भैयारी के नाम से बुलाते थे या जाति गोठ के नाम से। तो आपका उत्तर होगा परहिया। और 8 से 10 गांवों पर कारा भैयारी नामक पंचायत काम करती थी, इसको याद रखने की आवश्यकता है। और बैगा धार्मिक प्रधान होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कोरबा समाज पे जाएंगे। इस लेक्चर में सभी जनजातीय व्यवस्थाओं को कवर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और ये प्रयास करूंगा कि बाकी जितनी जनजातियां हैं सब की कुछ न कुछ जो विशेषताएं हैं उनको आपको बताऊं मैं, ताकि परीक्षा में कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। कोरबा, इसको कोरबा भी बोलते हैं। कोरबा जनजाति की बात करते हैं। यहां भी जातीय पंचायत की व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता था वो मुखिया होता था। अंतर ग्रामीण जो विवाद होते थे इनका निपटारा बड़ा मुखिया करता था। देखिए, जाति पंचायत अर्थात ये ग्राम पंचायत की बात हो रही है, अंतर ग्रामीण पंचायत की बात हो रही है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, अंतर ग्रामीण विवाद अर्थात एक से ज़्यादा गांवों पर जो विवाद होते थे उनको हल करता था बड़ा मुखिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन कीजिए। कोरबा समाज में बड़ा मुखिया अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता था। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है इस कोरबा जनजाति में कि इसमें शपथ दिलाने की व्यवस्था थी। ये भी आपको परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, शपथ। तो जैसे आज अगर अदालत में जाइएगा तो आपको शपथ दिलाया जाता है कि मैं गीता पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो इसी तरह की जो व्यवस्था थी ये कोरबा समाज में थी। यहाँ जो आरोपी व्यक्ति होते थे उनको शपथ दिलाया जाता था कि आरोपों की सत्यता को साबित करने के लिए शपथ, है ना, आरोपों की सत्यता को साबित करने के लिए शपथ दिलाया जाता था। और इस समाज में अगर कोई जाति से बाहर विवाह कर लेता था, जाति से बाहर विवाह, तो बिटलाहा की सजा दी जाती थी। बिटलाहा आप जानते ही हैं, पहले के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं। और उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन अगर इसे पुनः समाज में शामिल करना है, जिस व्यक्ति को बिटलाहा की सजा दी गई है, तो उसको भोज भात देना पड़ता था। अब ये भोज भात क्या है? तो ये भोज भात जो है पुनः समाज में वापस आने के लिए ये पूरे समुदाय को, पूरे समाज को भोज देना पड़ता था। और ये प्रक्रिया कहलाती थी भात भीतर। पूरे समाज को खस्सी भोज, खस्सी चावल भोज, इस तरह के भोज दिए जाते थे पुनः समाज में लौटने के लिए। और बिटलाहा की सजा को खत्म कर उन्हें पूरा समाज में डाल दिया जाता था, समाज में एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो ये प्रक्रिया कहलाती थी भात भीतर। तो इस समाज में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखा हमने, ग्राम पंचायत में मुखिया प्रमुख होता था, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा बड़ा मुखिया करता था, जाति से बाहर विवाह करने पर बिटलाहा की सजा मिलती थी, बिटलाहा से वापस आने के लिए, मैंने पुनः समाज में आने के लिए भोज भात देना पड़ता था पूरे समाज को। और फिर जब उसको प्रवेश मिल जाता तो ये प्रक्रिया भात भीतर की प्रक्रिया कहलाती थी। तो कोरबा समाज भी परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहा है, आपको इसके पॉइंट्स को देखना चाहिए। इसके अलावे आज एक दो और देख लेते हैं, अगले वीडियो में मैं कर दूंगा, लंबा हो जा रहा है ये वीडियो, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। असुर समाज, असुर पंचायत, ठीक है। असुर पंचायत में क्या होता था? इसमें भी महतो, बैगा, पुजार, गोड़ाइत, ठीक है, ये प्रमुख अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। और असुर पंचायत के एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे अभी हमारी ग्राम सभा होती है और सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उसी तरह असुर पंचायत में उस गांव के सभी वयस्क व्यक्ति, गांव के सभी वयस्क पुरुष, व्यक्ति नहीं, वयस्क पुरुष, ठीक है। तो असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य होते थे, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस जनजातीय समुदाय की पंचायत व्यवस्था में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य होते थे। तो आपका उत्तर होगा असुर। और
असुरों में पंच निर्माण की भी एक व्यवस्था थी। पंच, 5 व्यक्तियों का एक समूह जो निर्णय देते थे। तो ये पंच कैसे बनता था? 5 गांवों के वरिष्ठ नागरिक, 5 गांवों के वरिष्ठ नागरिक जो हैं मिलकर पंच का निर्माण करते थे। यह भी असुर पंचायत के लिए इंपॉर्टेंट है कि पंच की व्यवस्था किस जनजातीय समाज में थी, तो असुर। और ये निर्माण 5 गांवों के वरिष्ठ नागरिक मिलकर पंच का निर्माण करते थे और गांव के सभी विवादों का निपटारा ये पंच के थ्रू होता था। ठीक है, असुर पंचायत में सभी सदस्य होते थे पुरुष, गांव के जितने भी वयस्क पुरुष है सदस्य होते थे, लेकिन विवादों का निपटारा पंच के स्तर से होता था। ये एक विशेषता है असुर समाज की। तो ये समझने की आवश्यकता है कि असुर समाज में विवादों का निपटारा पंच करते थे और ये पंच 5 गांवों के वरिष्ठ नागरिक मिलकर पंच का निर्माण होता था। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने यहाँ देखा इंपॉर्टेंट, कि गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य होते थे असुर पंचायत के और गांव के विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से होता था और पंच का जो निर्माण है वो 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर करते थे। तो अभी तक जितने भी जनजातीय गैर जनजातीय समाज के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं बिंदुओं को उठाया है जो परीक्षा उपयोगी हैं और जो आपको जानने की आवश्यकता है। बाकी जो जनजातियाँ बच गई हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।